दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की सीरीज़ में विजन IAS 13 जुलाई 2022। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। न्यूज़ टुडे। विश्व को नए सूक्ष्म जीव रोधी या रोगाणु रोधी एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोधी टीके की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखते हैं। वर्तमान में सूक्ष्म जीव रोधी या रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR उत्पन्न करने वाले जीवाणुविक रोगजनकों के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ नए टीके विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन टीकों के निर्माण की स्थिति पर पहली रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट का शीर्षक है प्रीक्लिनिकल और क्लिनिकल विकास में जीवाणुविक टीकों का एक विश्लेषण 2021। AMR तब होता है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ स्वयं में बदलाव कर लेते हैं और इन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता। इस स्थिति में संक्रमण का उपचार करना कठिन हो जाता है, बीमारी फैलने लगती है और गंभीर रूप ले लेती है। इससे मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 61 ऐसे टीकों का उल्लेख किया गया है जो क्लिनिकल विकास के अलग अलग चरणों में हैं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: टीके निम्नलिखित 4 प्राथमिकता वाले जीवाणुविक रोगजनकों के खिलाफ उपलब्ध हैं। न्यूमोकोकल रोग, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तपेदिक माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस TB और टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी। वर्तमान में तपेदिक TB के खिलाफ उपलब्ध बेसिलस कैलमेट गुएरिन BCG टीके TB से पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं। शेष 3 टीके प्रभावी हैं। रिपोर्ट में मौजूदा टीकों को एक समान रूप से और सभी जगह पहुंचाने की अपील की गई है। साथ ही इसमें AMR से संबंधित टीकों के परीक्षणों में तेजी लाने की बात भी कही गई है। टीकों को विशेष रूप से उस आबादी तक पहुंचाने का विशेष उल्लेख किया गया जिनके पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन उन्हें इनकी सबसे अधिक ज़रूरत है। हालांकि AMR जीवाणुविक संक्रमण से कहीं अधिक गंभीर खतरा है, ऐसे में इसके नियंत्रण के लिए टीके का विकास बहुत आवश्यक है। ठीक है, AMR को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम: एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई घोषणा पत्र 2012 जारी किया गया। भारत में रेड लाइन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की मांग है कि केवल प्रिस्क्रिप्शन आधारित एंटीबायोटिक दवाओं को रेड लाइन से मार्क किया जाना चाहिए। इसका लक्ष्य एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री को हतोत्साहित करना है। एंटीबायोटिक दवाओं की, ठीक है, AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 से 21 तैयार की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में युवा 2022 रिपोर्ट जारी की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। चलिए, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बुजुर्गों की संख्या युवाओं की संख्या से अधिक हो सकती है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: वर्ष 2021 में देश की कुल आबादी में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की हिस्सेदारी 27.2% थी। वर्ष 2036 में इसके घटकर 22.7% होने की संभावना है। बहुल आबादी वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में युवाओं की आबादी में अब से गिरावट आने की संभावना है। इन राज्यों में वर्ष 2021 तक कुल जनसंख्या में युवा आबादी के अनुपात में वृद्धि हुई थी। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वर्ष 2036 तक युवाओं की तुलना में बुजुर्ग आबादी अधिक होने का अनुमान है। ठीक है, कारण: जन्म के समय उच्च जीवन प्रत्याशा और प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट के कारण कामकाजी आयु की आबादी में अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, आंतरिक प्रवास के कारण व्यापक अप्रवासन आबादी के बुजुर्ग होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है, भले ही यह अस्थायी रूप से ही हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रवास करने वाले लोग कामकाजी युवा आयु के होते हैं, पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर धीमी हो जाती है, आबादी के लिए सहायता की लागत में वृद्धि हो जाती है, सरकारी बजट पर बोझ बढ़ जाता है। आमतौर पर लोग अनौपचारिक रोजगार में होते हैं। ऐसे रोजगार सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते
ऐसे में बुजुर्ग लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रम की मांग बढ़ जाती है। आगे की राह, आने वाले कुछ वर्षों में जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। यह कदम अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करेगा, इससे बचत और विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। मध्यस्थता विधेयक, कानून से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अनिवार्य मध्यस्थता के संदर्भ में और न्यायपालिका की भूमिका पर सिफारिश की है। ठीक है। समिति द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे, मुकदमा शुरू होने से पहले मध्यस्थता यानी मेडिएशन को अनिवार्य बनाने से मामलों के निपटान में देरी हो सकती है। इस विधेयक के खंड 26 के प्रावधान संविधान की भावना के खिलाफ है। 26 के प्रावधान संविधान की भावना के खिलाफ है। ठीक है। विधेयक के इस खंड में न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के लिए नियम बनाने की शक्ति न्यायालय को दी गई है, यह असंवैधानिक है। विधेयक के इस खंड में न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के लिए नियम बनाने की शक्ति न्यायालय को दी गई है, असंवैधानिक है। देखो, मध्यस्थता की मौजूदा परिभाषा को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। चूँकि विधेयक के खंड 3 में मध्यस्थता की परिभाषा दी गई है, इसलिए खंड 4 में इसे अलग से परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार और उसकी एजेंसियों से जुड़े गैर व्यावसायिक प्रकृति के विवादित मामलों पर विधेयक के प्रावधानों के लागू न होने पर सवाल उठाया गया है। प्रमुख सिफारिश, पूर्व मुकदमेबाजी को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी सिविल और वाणिज्यिक विवादों के लिए इसे तत्काल प्रभाव से शुरू करने की बजाय अलग अलग चरणों में लागू किया जाना चाहिए। भारतीय मध्यस्थता परिषद (MCI) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए। राज्य मध्यस्थता परिषदों को भारतीय मध्यस्थता परिषद के संपूर्ण अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करना चाहिए। मध्यस्थों को पंजीकृत करने वाली कई संस्थाओं की बजाय प्रस्तावित MCI को मध्यस्थों के पंजीकरण और मान्यता के लिए नोडल प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए। मध्यस्थता एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इसमें विवाद के पक्षकार किसी स्वतंत्र तीसरे व्यक्ति मध्यस्थ की सहायता से विवादों के निपटान का प्रयास करते हैं। यह वैकल्पिक विवाद समाधान ADR तंत्र का ही एक हिस्सा है। एपीडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र NER को कृषि निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य शामिल हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह राज्य निम्नलिखित कारणों से लाभ की स्थिति में है। इस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ की जलवायु स्थितियाँ अनुकूल हैं, यह क्षेत्र वन संपदा और जैव विविधता के मामले में काफ़ी समृद्ध है। ठीक है। वन संपदा और जैव विविधता के मामले में काफ़ी समृद्ध है। ठीक है। इस क्षेत्र में शिक्षित कार्यबल है और कृषि उत्पादों की निर्यात का मूल्य 17.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। इस क्षेत्र से बांग्लादेश, भूटान, मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप को अधिक निर्यात किया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र के कुल कृषि उत्पाद का केवल 1% ही निर्यात किया जाता है। इसके निम्नलिखित कारण: कृषि उत्पादों के अधिक समय तक भंडारण के लिए आवश्यक अवसंरचना की कमी है, प्रसंस्करण उद्योग उपलब्ध नहीं है, उत्पादन एवं उसके एकत्रीकरण से संबंधित मुद्दे आदि। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा की गई पहलें, आयातकों को खेती का दौर करने की सुविधा दी जा रही है। इस पहल से आयातक किसानों द्वारा अपनाई जा रही गुणवत्ता वाली खेती के तरीके के बारे में सीधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न भागों में निर्यात के लिए जागरूकता बढ़ाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्राकृतिक, जैविक और भौगोलिक संकेतक प्राप्त कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता पर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए सहायता दी जा रही है। कीवी वाइन आदि इसी तरह के उत्पाद हैं। एपीडा एक सांविधिक निकाय है, यह नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। एपीडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके। केंद्र सरकार ने श्रम संहिताओं को लागू करने पर बल दिया तथा अधिकांश राज्यों ने प्रारूप नियम बनाए। देश में श्रम कानूनों को कारगर बनाने के लिए केंद्र ने 4 श्रम संहिताओं
ठीक हो अधिसूचित किया। इन श्रम संहिताओं ने पहले से मौजूद 29 श्रम कानून का स्थान लिया है। श्रम समवर्ती सूची का इसलिए इस केंद्र और राज्य दोनों को इन 4 संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित करना आवश्यक है ताकि इन संहिताओं को लागू किया जा सके। केंद्र सरकार ने सभी 4 संहिताओं के लिए नियम का प्रारूप पूर्व में प्रकाशित कर दिया था, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। श्रम संहिताओं से जुड़ी चिंताएं। इस संहिता ने श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल करना कठिन बना दिया है। अब उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए नियोक्ताओं को कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। कर्मचारियों को कम इन हैंड वेतन, पीएफ आदि कटौती के बाद मिला वेतन मिलेगा। कंपनियों के भविष्य निधि पीएफ का अधिक दायित्व उठाना होगा। ठीक है। 4 श्रम संहिताएं। वेतन संहिता 2019। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के नियोजन में वेतन और बोनस भुगतान को विनियमित करना, साथ ही समान प्रकृति के कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 यह संहिता सामाजिक सुरक्षा और मातृत्व लाभ से संबंधित 9 कानूनों को मिलाकर बनाई गई है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 यह संहिता उद्योगों द्वारा अलग अलग श्रम कानूनों का पालन करने के बोझ को कम करेगी, साथ ही कारोबारी परिवेश में सुधार भी करेगी। उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदर्श संहिता 2020 OSH 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में तथा सभी खानों और डॉक में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति को देख रेख करती है। ठीक है, देख रेख करती है। यूरिया के उद्योगों और डायवर्जन पर रोक लगाने से 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बचत होने की संभावना है। ठीक है। उर्वरक विभाग ने फर्टिलाइजर्स फ्लाइंग स्क्वाड नामक एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। यह अधिकारी उर्वरकों के डायवर्जन, कालाबाजारी तथा किसानों की घटिया उर्वरकों की आपूर्ति की जांच और निरीक्षण करेगा। यानी कि फर्टिलाइजर्स फ्लाइंग स्क्वाड एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 लाख टन कृषि ग्रेड यूरिया प्रत्येक वर्ष औद्योगिक उपयोग के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। कृषि ग्रेड यूरिया में नीम कोटिंग होती है। ऐसा लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नीम कोटिंग को हटा दिया जाता है। इसके बाद यूरिया का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कर लिया जाता है। ठीक है। डायवर्जन के कारण कृषि और गैर कृषि उद्देश्य वाले उर्वरकों के बीच कीमत में भारी अंतर। इस वजह से इसे प्लाईवुड, रोल से सिरेमिक, मोल्डिंग पाउडर, पशु चारा, डेयरी और औद्योगिक खनन विस्फोटकों में उपयोग के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। मांग और आपूर्ति में अंतर। उद्योगों को 1 मिलियन टन से अधिक की ज़रूरत होती है, लेकिन वे केवल 20,000 टन का ही आयात करते हैं। नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को गैर कानूनी तरीके से बड़ी मात्रा में यूरिया का निर्यात किया जाता है। यूरिया और उस पर सब्सिडी। यह एक सफ़ेद क्रिस्टल जैसा ठोस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। यह एकमात्र उर्वरक है जिसकी कीमत और आपूर्ति को सरकार कानूनी रूप से नियंत्रित करती है। केंद्र सरकार प्रति बोरी 2700 रुपये से अधिक की सब्सिडी का बोझ उठाती है। ठीक है। जनगणना कस्बे, सेंसस टाउन्स। मेघालय सरकार ने राज्य के जनगणना कस्बों में मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया है। जनगणना कस्बे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें राज्य सरकारें एक कस्बे के रूप में परिभाषित नहीं करती, हालांकि ये शहरी विशेषताओं से युक्त होते हैं। इन कस्बों में के वर्गीकरण में अस्पष्टता मौजूद होने के कारण ये न तो शहरी योजनाओं का और न ही ग्रामीण योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जनगणना कस्बों को परिभाषित करने के लिए 3 शर्तें हैं। इनकी जनसंख्या 4,000 या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इनका जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। 76% से अधिक पुरुष गैर कृषि कार्यबल का हिस्सा होने चाहिए। हाल ही में CPWD का अब ये क्या है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD हाल ही में CPWD का 168वां वार्षिक दिवस समारोह मनाया गया। CPWD को वर्ष 1854 में स्थापित किया गया था। यह तब अस्तित्व में आया जब लॉर्ड डलहौजी ने लोक कार्यों के निष्पादन और अजमेर प्रांतीय डिवीज़न की स्थापना के लिए केंद्रीय एजेंसी का गठन किया था। CPWD ने
प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निष्पादन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास किया है। इसमें राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन तथा अन्य समान रूप से प्रतिष्ठित परियोजना शामिल हैं। ठीक है, इसने अफगानिस्तान की संसद का भी निर्माण किया है CPWD ने। PM केयर्स, दिल्ली उच्च न्यायालय ने PM केयर्स फंड से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद केंद्र से इस पर विस्तृत जवाब मांगा है। आपात स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष का गठन कोविड-19 वैश्विक महामारी से पैदा हुई किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने के लिए किया गया था। इसका गठन एक लोक धर्मार्थ न्यास के रूप में किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्यों के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इस कोष में दिया गया योगदान कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के अंतर्गत किए गए अनिवार्य खर्च के रूप में गिना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG, गंगा को साफ करने के लिए NMCG ने 6 राज्यों में 13,000 किलोमीटर सीवेज पाइपलाइन बिछाई है। इन 6 राज्यों में दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। NMCG ने अर्थ गंगा कार्यक्रम शुरू किया है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: स्थानीय उत्पादों और शिल्पों के प्रदर्शन को बढ़ावा देना, गंगा बेसिन में जैविक कृषि को बढ़ावा देना और रोजगार सृजित करना इत्यादि। NMCG को सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत वर्ष 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA की एक कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करती है। NGRBA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। बन्नी घास भूमियाँ, गुजरात वन विभाग आने वाले वर्षों में 10,000 हेक्टेयर बन्नी घास भूमि को पुनर्स्थापन करेगा। विभाग यह प्रयास आने वाले दशक के प्रत्येक वर्ष में भी जारी रखेगा। बन्नी घास भूमि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये एशिया के सबसे बड़े और बेहतरीन घास के मैदानों में से एक है। इन घास भूमियों में 2 पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। पहला घास भूमि और दूसरा आर्द्र भूमि। इनमें पौधों की 192 प्रजातियां, पक्षियों की 262 प्रजातियां और स्तनधारियों, सरीसृपों, उभयचर जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इन घास भूमियों में ठीक है, इन घास भूमियों में एक आक्रामक घास प्रजाति पाई जाती है जिसे स्थानीय रूप से गांडो बावल क्रेजी वीड कहा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस आक्रामक प्रजाति और सूखे के लंबे दौर ने इन घास भूमियों से लगभग 40% प्रजातियों को नष्ट कर दिया है। बन्नी में संवेदनशील मृदा पारिस्थितिकी भी पाई जाती है। ठीक है, ओजोरिस हाई। अब ये क्या है, एक नए अध्ययन के अनुसार व्यापक ओजोरिस हाई प्रणाली के कारण पश्चिमी भूमध्य सागर में असामान्य रूप से शुष्क स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसमें आइबेरियन प्रायद्वीप भी शामिल है। इस प्रायद्वीप पर मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल का अधिकार है। ओजोरिस हाई एक उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब प्रणाली। इसका विस्तार सर्दियों के दौरान पूर्वी उपोष्णकटिबंधीय, उत्तरी अटलांटिक और पश्चिमी यूरोप तक होता है। इसकी उत्पत्ति उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शुष्क वायु के नीचे की ओर आने से होती है। यह हैडली परिसंचरण की निचली शाखा के साथ मिल जाती है। यह उपोष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में प्रतिचक्रवाती परमाणु से संबंधित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, अवैध फ़ोन टैपिंग का मामला। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के अवैध फ़ोन टैपिंग मामले की जांच कर रहा है। यह फ़ोन टैपिंग मामला भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI तथा ऑडिट फर्म EY इंडिया से संबंधित इन पर फ़ोन टैपिंग का आरोप लगाया गया है। फ़ोन टैपिंग, इसमें गुप्त साधनों के माध्यम से कोई तीसरा पक्ष इंटरनेट आधारित संचार और फ़ोन की निगरानी करता है। यह भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत विनियमित है। इस अधिनियम की धारा 5(2) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को फ़ोन टैप करने का अधिकार है। फ़ोन टैपिंग का आदेश केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव या राज्यों के मामले में उनके राज्य समकक्ष द्वारा दिया जा सकता है। यह आदेश लोक सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि के हित
सुर्खियों में रहे प्रमुख वायरस। अब देखते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। देश की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वेवैक को बाजार में बेचने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। HPV एक यौन संचारित वायरस है। यह सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। भारत में सभी प्रकार के कैंसर के मामलों में सर्वाइकल कैंसर के कुल 9.4% मामले हैं। वर्ष 2020 में कैंसर के नए मामलों में सर्वाइकल कैंसर के 18.3%, यानी कि 1,23,907 मामले थे। सर्वाइकल कैंसर काफ़ी सीमा तक रोकथाम योग्य है। इसके बावजूद यह भारत में महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए विश्व स्तर पर सभी लड़कियों को उनकी यौन अवस्था आरंभ होने से पहले उन्हें HPV वैक्सीन देनी होगी। एप्स्टीन बार वायरस। वैज्ञानिकों को पता चला कि कैंसरकारी EBV मानव तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग और मस्तिष्क का कैंसर हो सकता है। EBV वायरस मानव आबादी में व्यापक रूप से मौजूद है। यह वायरस आमतौर पर हानिकारक नहीं होता, लेकिन यह शरीर के अंदर कुछ असामान्य स्थितियों जैसे प्रतिरक्षा से जुड़े तनाव या इम्यूनोकॉम्पिटेंट सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अवस्था में पुनः सक्रिय हो जाता है। यह अध्ययन IIT इंदौर के वैज्ञानिकों ने फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ S&T इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत किया था। मारबर्ग वायरस रोग। घाना ने MVD के पहले संदिग्ध मामले की सूचना दी है। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रक्तस्रावी बुखार है। इसमें मृत्यु दर 88% तक है। यह इबोला वायरस के कुल से संबंधित है। इससे जुड़ा पहला मामला सबसे पहले वर्ष 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट में सामने आया था। टेरोपोडिडे कुल के फलाहारी चमगादड़ इस रोग के प्रमुख वाहक हैं। यह रोग इन चमगादड़ों से लोगों में फैलता है, फिर यह मानव से मानव संचरण के माध्यम से अन्य मनुष्यों में फैलता है। वर्तमान में MVD के लिए कोई स्वीकृत टीका या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।